Hello everyone, welcome back to the channel of NCERT क्लास 6 to 8। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एनवायरनमेंट। तो वीडियो में बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल में न्यू है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, लंबी छुट्टियों के बाद, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, जब रवि ने दोबारा से स्कूल जाना शुरू किया, ही नोटिस दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप। उसने ही नोटिस किया कि उसके स्कूल के आगे जो एक प्ले ग्राउंड है उसको खोदा जा चुका है, वहाँ पे खुदाई हो चुकी है। पीपल सैड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोगों ने कहा कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसके अंदर बहुत सारे फ्लैट्स होंगे वो वहाँ पे बनेंगी। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि लगभग रोने जैसा ही हो गया था। When he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever, जब उसे ये रियलाइज़ हुआ, उसे ये फीलिंग हुई कि इतना बड़ा प्लेग्राउंड जिसके अंदर इतनी सॉफ्ट घास थी, मैरीगोल्ड्स थे और बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ थी, वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स। उसने अपनी फीलिंग्स अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर की जो उसके बच्चे क्लास में ही रहते थे, उन बच्चों से शेयर की यानी अपने फ्रेंड्स से। इन दी असेंबली में प्रिंसिपल भी बहुत दुखी दिख रहे थे। देखो कैसे हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है, ये प्रिंसिपल ने कहा था कि देखो कैसे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है यानी बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। अपनी क्लास में रवि ने अपनी एक टीचर से पूछा कि एनवायरनमेंट क्या होता है। अब टीचर ने कहा वो सब कुछ जो तुम अपने चारों तरफ देखते हो, सराउंडिंग्स मतलब अपने जो तुम चारों तरफ देखते हो उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। अब रवि ने कुछ सोचा और बोला दैट मीन्स, इसका मतलब जो स्कूल की बिल्डिंग है, टेबल्स हैं, चेयर्स जो हमारे क्लासरूम में हैं, यहाँ तक कि खुले हुए मैदान, सड़कें, कूड़ा, मेरे दोस्त, ये सब एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। तो टीचर ने कहा हाँ, पर रुको, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको नेचर ने बनाया है, जो नेचर के द्वारा क्रिएट हुए हैं, नेचर के द्वारा बने हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। अदर्स आर मेड बाय पीपल। बाकी जो चीज़ें हैं उनको लोगों ने बनाया है, जैसे कि रोड्स, कार्स मतलब गाड़ियाँ, सड़कें, कपड़े, किताबें, तो इन सबको लोगों ने बनाया है। पर जैसे पहाड़, नदियाँ, पेड़, जानवर, इन सबको लोगों ने नहीं बनाया। नाउ वर्क इन पेयर्स। अब जोड़ियों में काम करो। मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। एक लिस्ट बनाओ अपने क्लासमेट के साथ में जो आपके आगे ही बैठा हो या फिर आपके सामने ही बैठा हो। ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर, की कौन सी चीज़ें हैं जिनको नेचर ने बनाया है और कौन सी चीज़ें हैं जिनको ह्यूमन बींग्स ने बनाया है यानी इंसानों ने। रवि, परमजीत, जसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। अब रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा यानी 5 बच्चे ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने के लिए। वाई इज़ एनवायरनमेंट चेंजिंग, कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्यों बदल रहा है। आस्क्ड इकबल। इकबल ने पूछा कि हमारा एनवायरनमेंट क्यों बदल रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ये सब कुछ यानी जो भी हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वो हमारी ज़रूरतों के वजह से हो रहा है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी कि जो हमारी नीड्स हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, वो दिन बढ़ती जा रही हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग्स, द टीचर रिप्लाइड। अब ये जो टीचर हैं उन्होंने ही जवाब दिया कि ये सब कुछ हमारी बढ़ती हुई ज़रूरतों की वजह से हो रहा है, जो दिन बढ़ती जा रही हैं। हम अपने नेचर को मॉडिफाई कर रहे हैं। सोचते तो हम ये है कि हम मॉडिफाई कर रहे हैं, पर असल में जो हमारा नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, उतना ही ख़राब हो रहा है जितना हम अपने नेचर को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन you understand that the place, people, things and nature that surround of any living organism is called environment।
जो ऊपर बातचीत हुई, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, जो ऊपर बातचीत हुई उससे तुमने ये समझा कि कोई भी जगह, कोई भी पीपल मतलब कोई भी लोग, कोई भी चीज़ और नेचर जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में यानी कि चारों तरफ कहीं पर भी हो या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन सब चीज़ों ने घेर रखा हो तो उसे एनवायरनमेंट बोलेंगे। ये एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है। From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. It is a combination of natural and human-made phenomena. ये combination है natural और human-made phenomena का। While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, जबकि जो natural environment है वो हमें क्या दिखाता है, दोनों ही बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस जो हमारे अर्थ में एग्जिस्ट है यानी मौजूद है। इधर बायोटिक और अबायोटिक के बारे में भी दे रखा है। बायोटिक क्या होता है, एक ऐसी दुनिया लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस भी होते हैं। ह्यूमंस भी बायोटिक के ही पार्ट हैं। अब अबायोटिक में जैसे कि वो दुनिया जिसमें नॉन लिविंग एलिमेंट्स हों, जैसे कि लैंड। लैंड एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग होता तो वो बायोटिक के अंदर आता। तो ये दोनों डेफिनेशन है बायोटिक और अबायोटिक की। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स। अब जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रिएशंस होती हैं और इंटरेक्शंस होती हैं ह्यूमन बींग्स के बीच में, उनको ह्यूमन एनवायरनमेंट बताया जाता है। अब ऊपर हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट देखा था। ये देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के 3 पार्ट हैं। पहला नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड और तीसरा ह्यूमन। नेचुरल के अंदर आता है हमारा वाटर यानी कि पानी, एयर आती है यानी कि हवा, लैंड मतलब ज़मीन, और ये हमारा आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर अब ये हम आगे पढ़ेंगे। जब एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, जब इन तीनों की इंटरेक्शन होती है तो वो बायोस्फीयर को प्रोड्यूस करता है यानी कि लाइफ को सपोर्ट करता है। अगर इसमें से एक भी कंपोनेंट नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे जिसकी वजह से मर जाएंगे। वाटर यानी पानी, तो जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म तब भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो पानी नहीं पी पाएंगे। और लैंड जिसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, चलते हैं, लैंड नहीं होगी तब भी वो इस पृथ्वी में नहीं रह पाएंगे। तो जब इन तीनों चीज़ों की इंटरेक्शन होती है, तीनों चीज़ों के बीच में जब इंटरेक्शन होती है तो वो बायोस्फीयर को प्रोड्यूस करते हैं। देन फिर सेकंड आता है हमारा ह्यूमन मेड। तो ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स यानी कि जो ह्यूमन मेड यानी ह्यूमन के द्वारा जो बनी है, जिन चीज़ों को लोगों ने बनाया है, तो बिल्डिंग्स, पार्क्स भी लोगों ने बनाए हैं, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये सब कुछ इंसानों ने बनाया है। और ह्यूमन यानी कि जिन चीज़ों से इंसान बने, यानी कि वो चीज़ें जो इंसान के द्वारा बनती हैं। ऊपर तो हमने देखा कि इंसान कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, बट ह्यूमन के अंदर देखा जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें इंसानों के साथ बनती हैं। तो इंडिविजुअल यानी एक सिंगल पर्सन, देन फैमिली, फिर उस सिंगल पर्सन की फैमिली होती है, फिर पूरी कम्युनिटी बन जाती है, फिर पूरा धर्म बन जाता है, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और पूरा भारत। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं ये हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नाउ अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere
फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास, तुमने 6th क्लास में भी ये पढ़ा था कि लिथोस्फीयर का क्या मतलब होता है, यानी कि लैंड, ज़मीन। हाइड्रोस्फीयर का क्या मतलब होता है, यानी वाटर। एटमॉस्फेयर यानी एयर, जिसके अंदर हमारी ओजोन लेयर भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, और बाकी डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स भी इंक्लूड होते हैं। बायोस्फीयर, तो जब अभी भी मैंने बताया था, जब इन तीनों लेयर्स की आपस में इंटरेक्शन होती है तब ये तीनों इंटरेक्ट होके बायोस्फीयर बनाते हैं। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। चलो कुछ और भी फैक्ट्स, कुछ और भी सच्ची चीज़ें इनसे सीखते हैं इन डोमेन्स के बारे में। लिथोस्फीयर के बारे में बताया गया है, तो लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो लिथोस्फीयर है वो सॉलिड क्रस्ट है। क्रस्ट मतलब कि लैंड भी कह सकते हो आप। लिथोस्फीयर का दूसरा नाम क्रस्ट भी होता है। तो लिथोस्फीयर जो एक सॉलिड क्रस्ट है, सॉलिड ज़मीन है, और या फिर सबसे ज़्यादा हार्ड जो लेयर है वो है अर्थ की लिथोस्फीयर। हार्ड टॉप लेयर, अर्थ की सबसे ऊपर, जैसे ये अर्थ है तो सबसे ऊपर जो ये पार्ट है इसका, ये जो घेर रहा है, ये लिथोस्फीयर है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, जिसको सबसे अर्थ ने जिसको कवर कर रखा है, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये पत्थरों से बना है, मिनरल्स से बना है, और ढका हुआ है ये लिथोस्फीयर एक पतली सी सॉइल की लेयर से, यानी मिट्टी की लेयर से। इट इज़ एन इर्रेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एट्सेट्रा। अब इस लैंड के ऊपर कितनी क्या क्या चीज़ें हैं, माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन्स भी हैं, वैलीज मतलब घाटियाँ भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। अब जो लैंड फॉर्म्स हैं वो ज़्यादातर कॉन्टिनेंट्स में भी पाई गई है, मतलब कि सारी कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती है, और ओशन फ्लोर जो है, यानी कि जो ओशन है उसकी ज़मीन में भी पाई जाती है, तभी तो पानी ज़मीन के ऊपर होगा। लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट्स, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. अब जो लिथोस्फीयर है ये हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है, फॉरेस्ट यानी कि जहाँ से हम फल मतलब कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। ग्रासलैंड्स चरने के लिए, अब इंसान नहीं चरेंगे घास, पर जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो उनके लिए ग्रेजिंग के लिए। अब लैंड भी हमें प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि जिसके ऊपर जो किसान हैं वो खेती करते हैं। और ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी ह्यूमन्स, इंसानों के रहने के लिए भी इसी लैंड के ऊपर ही वो अपने घर भी बनाते हैं। और इसको यानी कि जो लैंड है उसको मिनरल सोर्स वेल्थ भी माना जाता है, जिसको आज हम प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए, ये भी एक डायग्राम आपको दिखा रखा है डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट के लिए। ये एटमॉस्फेयर जहाँ पे प्लेन उड़ रहा है, फिर ये हाइड्रोस्फीयर यानी कि ये पूरा का पूरा जो वाटर है, लिथोस्फीयर यानी कि पूरा लैंड जिसके ऊपर खेती बाड़ी भी हो रही है, बस भी चल रही है। तो इन तीनों लेयर्स की इंटरेक्शन हुई तो उन्होंने बायोस्फीयर को फॉर्म करा, यानी कि बायोस्फीयर फिर ये सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर रहा है। नाउ द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर के अंदर क्या होता है, पानी होता है, इतना हमें पता है, हमने ऊपर भी पढ़ा था। हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है, पानी। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, इसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एट्सेट्रा। और अलग अलग तरीक़ों की वाटर बॉडीज़ भी होती हैं, जैसे कि रिवर्स, तालाब, समुद्र वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब वाटर बॉडीज़ हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी जो वाटर है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल मतलब कि इम्पोर्टेंट। अभी ये तो बात थी हमारे हाइड्रोस्फीयर की, अब यहाँ पे बात हो रही है एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर क्या है, एक बहुत पतली लेयर है एयर की, जिसने अर्थ को ढक रखा है, या फिर सराउंड्स मतलब ये भी होता है घिरा होना। तो जो एटमॉस्फेयर है ये हमारी अर्थ में
चारों तरफ से फैली हुई है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी कंट्रोल करती है। द एटमॉस्फेयर अराउंड इट प्रोटेक्ट्स अस, ये हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। जो सन की रेज हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, उनकी हीट, उनकी गर्मी से हमें प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो पहली बात तो ये कि हमारे पास ऑक्सीजन भी नहीं होगी, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कुछ भी हमारे पास खाने के लिए या सांस लेने के लिए नहीं होगा। बट दूसरी चीज़ इसके अंदर ये भी दिखाई है कि जो एटमॉस्फेयर है ग्रेविटेशनल फोर्स भी हैंडल करता है, और जो हीट है सन की जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। इसके अंदर अलग अलग तरीक़ों की गैसेस होती हैं, धूल मिट्टी होती है, पानी होता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अब जो चेंजेस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो चेंजेस करता है वेदर में भी और क्लाइमेट में भी, यानी कि जब जब एटमॉस्फेयर में चेंज होगा तब तब वेदर में भी और क्लाइमेट में भी चेंज होंगे। अब क्लाइमेट क्या होता है? अब क्लाइमेट होता है जैसे कि कोई भी चीज़, मतलब कैसा भी मौसम जो बहुत लंबे समय से एक जगह रह रखा हो, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। अब जैसे कि आज तक हम जानते थे कि डेज़र्ट, तो हम ये नहीं कहते कि जो डेज़र्ट है वहाँ का वेदर हमेशा गर्म रहता है, हम ये कहते हैं वहाँ का जो क्लाइमेट है हमेशा गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि जो डेज़र्ट है वो बहुत लंबे समय से गर्म ही है, वहाँ पे गर्मी ही पड़ी रहती है, तो इसीलिए हम उसको क्लाइमेट कहते हैं। बट वेदर क्या होता है कि छोटे छोटे टाइम के लिए जो मौसम है वो चेंज होता रहता है, उसको वेदर कहते हैं। वो कभी भी चेंज हो सकता है, 1 घंटे में भी चेंज हो सकता है, 2 घंटे में भी चेंज होता है, तो इनको वेदर और क्लाइमेट कहते हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। जो प्लांट और एनिमल का जो राज्य है, प्लांट्स और एनिमल्स का राज्य है, एक साथ मिलकर वो बायोस्फीयर या फिर एक लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन, ये एक नैरो जोन है अर्थ की, जहाँ पे लैंड, पानी और हवा इंटरेक्ट करती है एक साथ और लाइफ को सपोर्ट करती है। मैंने जैसे ऊपर ही बताया था कि जब एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर, जब ये तीनों लेयर एक साथ इंटरेक्ट करती हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, जब ये तीनों चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं तो ये बायोस्फेयर को बनाती हैं, जो हमारी अर्थ की लाइफ को सपोर्ट करता है। तो इसके अंदर यानी बायोस्फीयर में क्या क्या होता है? ज़मीन होती है, पानी होता है, एयर होता है। जब इस तीनों की तीनों चीज़ें एक साथ इंटरेक्ट होती हैं, टकराती हैं, तो ये सपोर्ट करती हैं लाइफ को। तो हमने तीनों लेयर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वॉज अटेंडिंग, एक एनसीसी कैंप जिसमें रवि की जो क्लास है जिसको वो अटेंड कर रही थी, जैसी ने एक्सक्लेम किया, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, कितना भारी डाउनपोर है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, ये मुझे याद दिलाता है मेरे घर के बारे में जो केरला में है। यू शुड कम, तुम्हें आना चाहिए और देखना चाहिए ये कैसे पोर होता है, पोर होता जाता है और पोर होता जाता है ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स, जो हरी भरी खेत है, और कोकोनट प्लांटेशन भी, वहाँ पे नारियल की भी प्लांटेशन होती है, नारियल भी उगाए जाते हैं। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, अब हीरा जैसलमेर का है, उसने बोला वी गेट नो रेन्स, हमें बारिश नहीं मिलती, वहाँ पे मतलब बारिश नहीं होती। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, हमें सिर्फ कीकर ही दिखती है और मिट्टी ही दिखती है, मतलब रेत ही दिखती है। एज फार एज द आईज कैन सी बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल, सैड रवि। अब जो हीरा है जैसलमेर से, वो कहता है कि यहीं जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे बारिश नहीं होती, हमें सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी दिखती है, वहाँ पे जितनी दूर तक हमारी नज़रें जा सकती हैं हमें उतना सिर्फ रेत ही रेत दिखता है। पर रवि कहता है कि तुम्हें वहाँ पे कैमल्स भी तो दिखते हैं। हीरा कहता है नॉट जस्ट कैमल्स, सिर्फ कैमल्स ही नहीं, अगर तुम हमारे डेजर्ट में विज़िट करो
यू विल सी स्नेक्स, तुम्हें सांप भी दिखेंगे, तुम सांपों को भी देखोगे, छिपकलियों को भी देखोगे और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स को देखोगे। रवि हैरान हुआ। वाई डू दी एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। अब रवि हैरान हुआ और उसने कहा कि आखिर क्यों जो जानवर हैं, वेजिटेशन यानी कि अलग अलग जगहों में जो जानवर हैं और जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं अलग अलग जगहों में, लोगों के रहने का तरीका अलग अलग जगहों में डिफरेंट क्यों है। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या सब एक साथ रिलेट करते हैं। ओ येस वेरी मच सो, टीचर रिप्लाइड। अब टीचर ने जवाब दिया कि हाँ, बहुत मतलब ज़्यादा तक एक साथ रिलेट करते हैं। ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन दियर इमीडिएट सराउंडिंग्स, जो सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपने जो चारों तरफ जिस तरीके का मौसम है, जिस तरीके का टेम्परेचर है, उसके हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाल रखा है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ज़्यादातर वो एक दूसरे पर भी डिपेंडेंट हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, तो इन सब का जो रिलेशनशिप है ये क्या फॉर्म करता है, इकोसिस्टम फॉर्म करता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। अब इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, लार्ज रेन फॉरेस्ट भी होते हैं, ग्रास लैंड भी होते हैं, डेजर्ट होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, लेक, रिवर, ओशन और यहाँ तक कि छोटे छोटे पॉन्ड भी इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। ये सब इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम, तुम क्या सोचते हो कि जो रवि और उसके फ्रेंड्स जिस पार्क में खेलते थे, क्या वो भी इकोसिस्टम फॉर्म करता है। यस, वो भी इकोसिस्टम फॉर्म करता है। तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट होते हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ में टकराते हैं और अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से बदल देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें जिस तरीके की ज़रूरतें होती हैं वो अपने एनवायरनमेंट को उसी तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स, जो पहले के इंसान थे उन्होंने अपने आप को खुद से अडेप्ट किया था टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, जो उनके चारों तरफ नेचुरल सराउंडिंग्स हैं उनसे। दे लेड अ सिंपल लाइफ, उन्होंने एक आम जिंदगी जी एंड फुलफिल्ड दियर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, और अपनी रिक्वायरमेंट्स को, जो उनकी ज़रूरतें थी, उनको उनके चारों तरफ जो नेचर था उनसे पूरी करी। फुलफिल मतलब पूरी करना। विद टाइम नीड्स ग्रीव, टाइम चलते चलते जो इच्छाएं हैं वो भी बढ़ने लगी एंड बिकेम मोर वेरिड, और फिर बहुत ज़्यादा हो गई। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट, इंसानों ने कई तरीके के नए नए तरीके सीख लिए यूज़ करने का और बदलने का एनवायरनमेंट को। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करने सीखी, फसलें ग्रो करना सीखी, उगानी सीखी। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, जानवरों को पालना सीखा। और लीड सेटल्ड लाइफ, और एक सेटल्ड ज़िंदगी जीने लगे, यानी अच्छी ज़िंदगी मतलब जीने लगे। ये सारी चीज़ें करके, क्रॉप्स को उगा के, एनिमल्स को पाल के, फिर अपनी ज़िंदगी उन्होंने इस तरीके से अच्छे से जीने लगे। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, अब जो पहिए हैं वो भी इन्वेंट किए गए। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, कई ज़्यादा, सरप्लस मतलब कि बहुत ज़्यादा फूड भी बनने लगा। बार्टर सिस्टम इमर्ज, जब जो बार्टर सिस्टम है वो भी इमर्ज हुआ। अब बार्टर सिस्टम जो है वो कैसे इमर्ज हुआ। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम होता है जैसे कि सपोज़ आप मार्केट में गए, आपको चाहिए 1 किलो आटा, तो आटा लेने के लिए आपके पास होना चाहिए पैसा। दुकान वाला आपको आटा देगा और बदले में आप उनको पैसे दोगे। तो चीज़ों के बदले में कुछ भी चीज़ लेना, उनको बार्टर सिस्टम कहते हैं।
इन अगर बार्टर सिस्टम का दूसरा नाम भी निकाला जाए तो डील भी हो सकता है। डील करना, जैसे कि आपको एक घर लेना है तो उसके बदले में आप पैसे दोगे, तो किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के बदले में लेना बार्टर सिस्टम होता है। ट्रेड स्टार्टेड, अब जो ट्रेड है वो स्टार्ट हुआ। कॉमर्स डेवलप्ड, जो कॉमर्स है वो भी डेवलप्ड हुई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, अब जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो भी इनेबल हुआ लार्ज स्केल के प्रोडक्शन में। ट्रांसपोर्टेशन भी जो है एक चीज़ को दूसरी जगह से ले जाने के लिए वो भी फास्ट हो गया। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर, अब जो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन है कम्युनिकेशन को ईजी बनाया एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और स्पीड बन गई फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्या कहते हैं, फ़ोन जैसे बन गए। आपको किसी को फ़ोन लगाना है, अब आदमी कितना भी दूर हो उसके पास फ़ोन चला जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें क्यों पसंद है एक जूसी वाटरमेलन यानी कि तरबूज जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जूस हो, उसको गर्मियों में खाना, और सर्दियों में गरम यानी कि ये सिके हुए जो पीनट्स हैं यानी मूंगफली वो सर्दियों में खाना। गर्मियों में तो तुम भाई ठंडा जूसी वाटरमेलन पी रहे हो, बट खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, ठंडा ही जो कुछ भी है ठंडा पी रहे हो, पर सर्दियों में तुम उबले हुए जो चीज़ें हैं उनको खा रहे हो, मतलब मेन टोटली गर्म चीज़ें खा रहे हो। अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, एक परफेक्ट बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। परफेक्ट बैलेंस, अगर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हुई तो फिर इंसान या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा जी नहीं पाएगा, क्योंकि चेंजेस ज़्यादा हो जाएंगे। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे, अब जो ह्यूमन्स हैं उनको ज़रूर सीखना चाहिए रहना और अपने इन्वायरमेंट को यूज़ करना एक हारमोनियस वे में, यानी कि एकदम अच्छे तरीके से यूज़ करना। ये नहीं कि बेफालतू में तुम चीज़ों को इन्वायरमेंट को ख़राब करते जा रहे हो, पेड़ काटते जा रहे हो सिर्फ अपनी यूज़ के लिए। ह्यूमन्स को थोड़ी ये सारी नेचर को बिगाड़ना थोड़ा कम करना चाहिए। नूरी, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. अब नूरी कोई लड़की है मिज़ोरम से जो रवि की क्लास में ही पढ़ती है, हमेशा ज़्यादातर वो बातें करती रहती है लश ग्रीन जो उसकी जगह है यानी जहाँ पे वो रहती है उसके सराउंडिंग्स में लश ग्रीन यानी हरियाली बहुत ज़्यादा है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, अब ये देखकर जब भी रवि इन सब चीज़ों के बारे में सुनता था तो वो हमेशा दुखी हो जाया करता था इस चीज़ में कि उसने अपना इतना अच्छा प्लेग्राउंड खो दिया। नूरी इनवाइटेड हिम टू विज़िट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन, अब नूरी ने रवि को इनवाइट करा कि अभी जो छुट्टियां आ रही हैं उसके अंदर जो रवि है वो उसके घर पर आए, यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे लश ग्रीन बहुत ज़्यादा हरियाली है वहाँ पर। Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. अब जो रवि के टीचर हैं उन्होंने बच्चों से कहा ड्रॉ करने के लिए, लैंडस्केप को ड्रॉ करने के लिए, घरों को ड्रॉ करने के लिए, एक्टिविटीज़ लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ड्रॉ करने के लिए, और उन जगहों की पिक्चर ड्रॉ करने के लिए जहाँ पे वो छुट्टियों में विज़िट करेंगे। ओके, सो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है, चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी।